नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों गैसें मिलकर वायु का कितना प्रतिशत भाग बनाती हैं? यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कितना प्रतिशत भाग पे फैली हुई हैं? तो ये 99% भाग पे फैली हुई हैं। यानी ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर 99। ऑक्सीजन है वो 21% भाग पे फैली हुई है, जबकि नाइट्रोजन है ये 78% भाग पे फैली हुई है। तो दोनों को मिला के 99% होता है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? आपको बताना है कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? अचुंबकीय कहते हैं। तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, विद्युत स्विच है। विद्युत स्विच क्या है? एक साधारण उपकरण, परिपथ को जोड़ने वाला उपकरण, परिपथ को तोड़ने वाला उपकरण या उपयुक्त सभी? तो विद्यार्थियों, ये उपयुक्त सभी ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि साधारण उपकरण भी हैं, परिपथ को जोड़ने वाला भी है, परिपथ को तोड़ने वाला भी है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु की छाया देखने के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक है? प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु, पर्दा या उपयुक्त सभी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद किस प्रकार की गति दर्शाती है? आपको बताना है कि लुढ़कती हुई गेंद किस प्रकार की गति दर्शाती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सरल रेखीय एवं घूर्णन गति को दर्शाती है, ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, याक किस प्रकार के आवास में रहने हेतु अनुकूल होता है? आपको बताना है कि याक एक पहाड़ी बैल होता है, ये किस प्रकार के आवास में रहने हेतु अनुकूल होता है? तो इसका सही आंसर होगा पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, हिंज संधि उपस्थित होती हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ये घुटने में होती है। हिंज या फिर कब्जा जो संधि होती है ये घुटने में होती है। फिर उसके बाद में आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स परागकोश, यानी ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, पृथक्करण की निष्पासन विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर स वायु। वायु है ये इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, गिलास बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नहीं है। तो गिलास बनाने के लिए उपयुक्त क्या नहीं होता? कागज नहीं होता है, बाकी प्लास्टिक, कांच और धातु तो होते हैं। तो ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनाता है? तो ये विटामिन डी बनाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो कोनी की अस्थियां हिज संधि द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, तो यहाँ पे हिज आपको भरना है। दूसरा है, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं, तो यहाँ पे स्त्री केसर भरना है। तीसरा है, समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर उसके बाद में अगला है कि ऐसे पदार्थ जिनके होकर वस्तु को नहीं देख सकते हैं उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, और इसमें आएगा विटामिन ए। इस तरह से आपको ये रिक्त स्थान भरना है। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, निम्न में से सत्य और असत्य को साटिए। जैसे कि पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं, ये सत्य है या फिर असत्य? तो ये सत्य है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। फिर उसके बाद में दूसरा है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि 1 किलोमीटर में यहाँ पे 100 मीटर दे रखा है, जबकि इसमें 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते तो ये सत्य होता, लेकिन ये असत्य है। फिर उसके बाद में अगला है, जब प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु आ जाती है तो साया बनाती है, ये असत्य है, क्योंकि पारदर्शी है वो साया नहीं बनाती, उसके आर पार प्रकाश चला जाता है। अगर अपारदर्शी आती ना तो ऐसे में वो साया बनाती।
फिर उसके बाद में अगला है कि विद्युत सेल में एक टर्मिनल होता है, तो ये असत्य है। ठीक है। और बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, ये भी असत्य है। तो इस तरह से ये आपके सही और गलत वाले प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, मध्य शिरा किसे कहते हैं? तो पत्ती के मध्य में पाए जाने वाली मोटी शिरा मध्य शिरा कहलाती है। यानी पत्ती होती है ना, उसके मध्य में यानी बीच में जो पाई जाने वाली मोटी शिरा होती है ना, उसे मध्य शिरा कहा जाता है। जिस तरह से ये पत्ती है, तो इसके बीच में जो होती है ना, इसको कहते हैं मध्य शिरा। ठीक है। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, संघनन किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा जल वाष्प में वाष्प के द्वारा अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहलाती है। फिर उसके बाद 16वां प्रश्न है, धातुओं से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर होगा वे पदार्थ जिनमें एक प्रकार की द्युति यानी चमक होती है, वे प्राय धातु होते हैं। फिर इसके बाद में 17वां प्रश्न है, स्कर्वी रोग के कोई 2 लक्षण लिखिए। तो स्कर्वी रोग के आपको 2 लक्षण लिखने हैं। तो इसमें एक लक्षण आप बता सकते हैं, मसूड़ों से खून निकलना, दूसरा है घाव भरने से अधिक समय लगना। ये होते हैं इस पर स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, वायु के संगठन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। इसके 99% भाग पे मात्र 2 गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं। शेष 1% पे कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैस, जल वाष्प और धूल कण पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, कंकाल किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर की सभी अस्थियां शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इसी ढांचे को कंकाल कहा जाता है। और 20वां प्रश्न है, आवास और अनुकूलन में क्या अंतर है? तो आवास किसी सजीव का वह परिवेश होता है जिसमें वह रहता है, जबकि अनुकूलन किसी पौधे या जंतु में पाए जाने वाले विशिष्ट संरचनाएं एवं स्वभाव होता है जो उन्हें किसी परिवेश में रहने के योग्य बनाते हैं, उन्हें कहते हैं परिवेश अनुकूल कहते हैं। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है, यातायात के साधनों के विकास को समझाइए। 22वां प्रश्न है, प्रतिबिंब एवं छाया में अंतर स्पष्ट कीजिए। 23वां प्रश्न है, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद 24वां प्रश्न है, कंपास की संरचना को समझाइए। और 25वां प्रश्न है, वायु किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट करना है। तो इस तरह से आपके ये 25 प्रश्न आने वाले हैं। विद्यार्थियों इस पेपर में जितने प्रश्न बताए हैं मैंने, ये सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से 101% इंपॉर्टेंट रहेंगे। और पूरा पेपर में उत्तर सहित लेकर आया हूँ, क्योंकि आप छोटे छोटे विद्यार्थी हो, छोटे बच्चे हो, इसलिए मेरा भी प्रयास रहता है कि भाई आप जैसे विद्यार्थियों को मैं अच्छे से तैयारी करवाऊँ और उत्तर भी साथ में बताऊँ, ताकि आप अच्छे से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट स्कोर करके आएँ। विद्यार्थियों मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को 5000 विद्यार्थी भी देखते हैं तो 5000 सब्सक्राइबर आने चाहिए, यानी 5000 के 5000 सभी सब्सक्राइब करके जाएं, ये मेरा टारगेट है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले पेपर में मिलते हैं आपके हिंदी या फिर सामाजिक के पेपर में। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।